ये सभी देख ले कहाँ पे। यूनिट 5 पॉलिसीज अभी पहुंचे हैं, प्रोटेक्शनिज्म वो यूनिट 6 है। अभी ये लोग बच्चे आज वो है पॉलिसीज का मेजर लेक्चर। यूनिट 5 मैक्रो इकोनॉमिक aims and objectives. All right, G. So today is the day we start with macroeconomic policies. So today we start with macroeconomic policies. उससे पहले हम और यूनिट 5 भी हमारा इसके साथ साथ वालेकुम सलाम शुरू हो गया। यूनिट 5 के अंदर टेक्निकली 4 चैप्टर्स हैं। एक ये मैक्रो इकोनॉमिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी। तो ये 4 मेन चैप्टर्स हैं किसके, यूनिट 5 के अंदर। हम चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, हम एक साथ इनको पहले शुरू में डील करेंगे, फिर हम मॉनेटरी, फिस्कल और सप्लाई साइड पॉलिसी की डिटेल में जाएं। चलें जी, सबसे पहले सबसे आसान बात मैक्रो इकोनॉमिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आ रही है। जी जनाब, मैक्रो इकोनॉमिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, क्या चाहते हैं आप, मुल्क तरक्की करें ना करें? कर ले। तो फिर पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। खतीजा फैसल, इसको रिमूव करें, ये लाइन लगाइए आपने। इकोनॉमिक, सॉरी सर। नो इश्यूज नो इश्यूज, गलती से लग गई होगी, आप इसको रिमूव करें क्योंकि मैं नहीं इसको हटा सकता, ये लाइन इधर ही रहेगी। यस, थैंक यू। इकोनॉमिक ग्रोथ, so what do you want? Economic growth. Why do you want that? You want incomes to increase and you want living standards of your people to increase and you want economic development as well. तो आप क्या चाहते हैं? You want incomes to increase, you want living standards to increase, and you want economic development in your economy. इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज डिजायरेबल, इट इज ऑलवेज गुड, एंड यू वांट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ताकि मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे जाए। ठीक है। नंबर 2, व्हाट डू यू वांट? लो एंड stable inflation. Remember, we never want deflation. We want inflation to be low and we want inflation to be stable. This creates what? Stability in the economy. It helps stimulate growth as well. इससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, इससे आपका स्टिमुलेट होती है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट भी, स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। मेरा दोस्त नहीं आया आज, चला गया, बेस्ट हो गया, छोड़ गया इकोनॉमिक्स। ओए हाय, हाँ जी, क्या चाहते हैं, नौकरियां हो मुल्क में या ना हो तो फिर लिखें लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों चाहते हैं आप लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? ताकि लोगों की इनकम ज्यादा हो, लोगों की गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम हो, ठीक है। रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड, रिसोर्सेज और वेस्टेड वही ना, लेकिन आप सेपरेटली अनएम्प्लॉयमेंट को, लेस बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेड। ये तो मेन सारी बातें हमें पता ही हैं, ये तो मैं वैसे ही एक जरा हाईलाइट कर रहा हूं। हाँ जी, क्या चाहते हैं, गरीब गुर्बत ज्यादा हो कम हो?
पॉवर्टी, लो लेवल्स ऑफ पॉवर्टी या रिडक्शन इन पॉवर्टी? क्या देंगे? रिडक्शन इन पॉवर्टी। पॉवर्टी हम क्या चाहते हैं? कम हो। क्यों कम हो वो हमें पता है, क्यों कम हो। और क्या चाहते हैं आप? यू वांट बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम चाहते हैं आप। यू वांट स्टेबल एक्सचेंज रेट। यू वांट स्टेबल एक्सचेंज रेट। इनकम डिस्पैरिटी एज सच मैक्रो इकोनॉमिक एम में नहीं आता, लेकिन कुछ जगह लिख भी देते हैं, तो आप लिख दें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एसी बिल्कुल नहीं चल सकता। क्या हो गया, दिमाग सेट है? बीमार होना है? इतनी भी नहीं है, बर्दाश्त करो। मैंने बॉडी पहनी हुई है, तुम कह रहे हो गर्मी है। आजकल वैसे ही बीमार हो रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, मैंने भी खाई हुई। उसने जैकेट पहनी हुई है, इसने पहनी हुई है, अपर पहना हुआ है, उसने भी स्वेटशर्ट पहनी हुई है। ये वैसे ही चैंपियन, इसको क्या कहना है? यस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एक और आपकी बुक नहीं इंक्लूड करती, लेकिन वैसे इंटरनेशनल लिटरेचर सारा मैक्रो इकोनॉमिक एम कंसिडर करता है। ये नया एम है, खैर आपकी बुक नहीं करती, आप ना भी लिखें। लो लेवल्स ऑफ पोल्यूशन एंड इमिशंस। तो अब इसको भी पोल्यूशन एंड इमिशंस। जी, ये कौन सा टाइम है आने का? अफ्तारी करके मेरे ख्याल से आप इधर थे एकेडमी में, क्लास में। आप आ रहे हैं पूरे 20 मिनट बाद। जी, इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? चलें, आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेजर है। ठीक है, इस पे हो सकता है हमें एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाए, तो हम थोड़ा सा ऊपर और ज्यादा बैठना भी पड़ जाए, तो चू चू ना कीजिएगा। ये खत्म होगा तो फिर हम जाएंगे। हाँ, इस टॉपिक को लगेंगे 4 से 5 क्लास मैक्स। हाँ, नहीं, आप अभी भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी, बस फीस देनी है आपने पूरी। बाकी आपके बैठने से मुझे कोई एतराज नहीं, न बैठने ना बैठने से। यस, नहीं। हाँ जी, इफ आई वर यू, देख लें आपकी अगर राइटिंग अगर आप मैनेज कर सकते हैं, तो मैं तो ले जाऊंगा इसको लैंडस्केप मोड पे। लैंडस्केप मोड समझते हैं? लैंडस्केप मोड पे आ जाए। ठीक है, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अच्छा जी, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। देख लें पहले हो क्या रहा है, फिर आप बनाइए। जी, दो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी हैं? दो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक, नहीं, फिस्कल मॉनेटरी नहीं। यस, एक पॉलिसी है। अच्छा, सप्लाई साइड को बिल्कुल कोने में लगा दें, इस पूरे पेज पे सिर्फ डिमांड साइड पॉलिसी होगी आज। समझ रहे हैं? इस पूरे पेज पे सिर्फ डिमांड साइड, तो सप्लाई साइड को आप बिल्कुल कोने में लगा दें। आ जाएंगे, क्या लिखेंगे? एक लिख लें आप डिमांड साइड पॉलिसी, और दूसरी तरफ लिख लें सप्लाई साइड पॉलिसी। डिमांड साइड पॉलिसी को डिमांड साइड पॉलिसी क्यों कहते हैं? इट इफेक्ट्स व्हाट? इट इफेक्ट्स एडी। सप्लाई साइड पॉलिसी को सप्लाई साइड पॉलिसी क्यों कहते हैं? इट इफेक्ट्स एग्रीगेट सप्लाई। ये यूजुअली रिलेटिवली शॉर्ट टर्म है, और सप्लाई साइड पॉलिसी यूजुअली लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन नॉट नेसेसरली। समझ आ गई बात की?
अब आप सप्लाई साइड को बिल्कुल कोने में लगा दें, क्योंकि ये पूरा पेज सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी? डिमांड साइड पॉलिसीज की। डन। चलें इधर आ जाए। डिमांड साइड पॉलिसीज फर्दर दो किस्म की। जी, अब बताइए कौन सी है? एक है फिस्कल, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है? बजटरी पॉलिसी। और दूसरी है सर आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे? Sir, we can't hear you. हाँ जी, नाउ कैन यू हियर मी? Yes. ऑल राइट। तो फिस्कल पॉलिसी भी दो किस्म की, एक्सपेंशनरी, एक डिस्क्रिशनरी और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यही दो मेजर टाइप्स हैं। और फिर आ जाती है एक्सपेंशनरी या रिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और इसी तरह कॉन्ट्रैक्शनरी या डिफेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक हो गया जनाब? ये इज दिस क्लियर? आ जाए। फिस्कल पॉलिसी अब क्या है बेसिकली? फिस्कल पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है? बजटरी पॉलिसी। इट इज बेसिकली योर बजट। कभी सुना है बजट अनाउंस होता हुआ? कब अनाउंस होता है, कहां पे अनाउंस होता है? पार्लियामेंट में, असेंबली में अनाउंस होता है। और कब अनाउंस होता है? जून के एंड पे, 30 जून, 28 29 27 28 29 जून। ठीक है। होता क्या है बजट? बजट का आइडिया क्या होता है? बजट किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का दो चीजें होती हैं उसमें। गवर्नमेंट अगले साल पैसा कहां से लाएगी और उस पैसे का क्या करेगी। सो दीज आर द टू टूल्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। बजट बेसिकली आपका फिस्कल पॉलिसी है। अनदर नेम फॉर योर बजट इज फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स हैं। पहला है टैक्सेस एंड द अदर वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये बात समझ आई?
इन दो टूल्स को वो इस्तेमाल करके किसको अफेक्ट करती है? ये कौन सी पॉलिसीज हैं दोनों, फिस्कल और मॉनेटरी? डिमांड साइड किसको अफेक्ट करती है? एग्रीगेट डिमांड को, टू अचीव दोज इकोनॉमिक एम्स जो हमने ऊपर लिखे थे। इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, उन सबको अफेक्ट किया जा सकता है इसके थ्रू। कैसे देखेंगे इसको मैनिपुलेट करके। मॉनेटरी, और ये साल में एक ही दफा अपडेट होती है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आपको इंटरिम बजट देना पड़ता है गवर्नमेंट। सुना ना, एक इंटरिम बजट आया, आप साल में एक दफा अनाउंस कर देते हैं कि ये मेजर टैक्सेस हैं। छोटे मोटे जो लोकल टैक्सेस होते हैं वो तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। जो मेजर इनकम टैक्स है वो अगर आपने चेंज करना है आपको नया बजट देना पड़ेगा। तो वी अंडरस्टैंड दिस। मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है मुल्क का सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान के केस में कौन चला रहा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी सेंट्रल बैंक के पास तीन टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने के लिए। पहला है इंटरेस्ट रेट। द फर्स्ट वन इज interest rates. The second tool that they have to influence the aggregate demand, ये भी ठीक है, is money supply. अभी बताता हूं। And the third tool is credit regulations. And the third tool is credit regulations. Specifically tools ये तीन ही है। स्पेसिफिकली टूल्स ये तीन ही हैं। कुछ केसेस में कुछ लोग कहते हैं कि जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है वो इसी का पार्ट है, लेकिन टेक्निकली एक्सचेंज रेट पॉलिसी अलहदा होती है। और वो भी आपका सेंट्रल बैंक ही चलाता है। एक्सचेंज रेट पॉलिसी अलहदा होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसी के अंदर ही इसका चौथा टूल एक्सचेंज रेट भी लिख देते हैं। हम एज अ टूल नहीं लिखेंगे, लेकिन हम एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन जरूर करेंगे थ्रू इंटरेस्ट रेट्स। वो बेसिकली एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू कर रहे होते हैं। कैसे, वो भी हम देखेंगे हॉट मनी फ्लोज के थ्रू। इज दिस क्लियर? तो एक्सचेंज रेट इज अ टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल कह लें, या एक सब्सिडरी उसकी वो है, ठीक है। फोर्थ, कुछ बुक्स आपको मिलेंगी वो एक्सचेंज रेट यहां लिख देंगे, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये बाय जैसे कहते हैं ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो ये कोई टूल नहीं है एक्सचेंज रेट, वो हो इंटरेस्ट रेट से ही अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। वो एक किस्म का बाय प्रोडक्ट है उसका। यस, इज दिस क्लियर? मेरे साथ है यहां तक? चलिए, नीचे 3-4 लाइनें हर किसी के ये छोड़ देनी है। डू वी गेट इट? और आ जाएं अगले पेज पे। चलें अगले पेज पे आ जाएं। हेडिंग दे दी, यूजिंग एक्सपेंशनरी, बल्कि नहीं कॉन्ट्रैक्शनरी से शुरू करते हैं। यूजिंग कॉन्ट्रैक्शनरी monetary policy to reduce inflation. Contractionary monetary policy to reduce inflation. आ जाएंगे, बात को समझे। रियल जीडीपी, वही कर रहे हैं। मैंने बढ़ाना गिराना तो मैंने बोला ही नहीं अभी बोलने लगे। हाँ जी, यू आर अमतुल्ला। अमतुल्ला, मुझे ये बताएं कि डू यू नो द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? अभी ऊपर लिखें 3, देखें जाके। यस,
So we have interest rates, we have money supply, and we have credit regulations. We all know what interest rates are, we all know what money supply is. कहीं कोने में जाके क्रेडिट रेगुलेशंस लिखें. क्रेडिट रेगुलेशंस क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट अफेक्ट बोरोइंग. प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं. पहले 5 साल पुरानी कोई भी गाड़ी आप लीज पाकिस्तान में करवा सकते थे. पहले कितनी अमाउंट की लीज आप करवा सकते थे? कोई अमाउंट नहीं, जिसका दिल करता था जितनी. कौन सी गाड़ी करवा सकते थे? जो दिल करता है, बस 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, है ना. इंपोर्टेड करवाएं, जापानीज करवाएं, पाकिस्तानी करवाएं. अब उन्होंने क्रेडिट रेगुलेशंस को क्या कर दिया? टाइट कर दिया पाकिस्तान में. कैसे? अब सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ी लीज हो सकती है पाकिस्तान में. लीज गाड़ी जो लीजिंग होती है, गाड़ी 3 साल पुरानी गाड़ी लीज हो सकती है. दूसरा, सिर्फ सीकेडी मॉडल लीज हो सकता है, सिर्फ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड. जापानीज गाड़ी अब लीज नहीं हो सकती. तीसरा, मैक्सिमम लीज अमाउंट 3 मिलियन है, 30 लाख. बात समझ आई? रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने. ये सारी चीजें उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कर दिए? टाइट कर दिया है, ताकि लोग लोन ना ले सके. वरना जिसका दिल चाह रहा, अब अगर आपने फॉर्च्यूनर लेनी है 2 करोड़ की है लेट सपोज, तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? 3 मिलियन लीज अमाउंट है. इसका मतलब आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 170 की कम से कम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी. तो हमारे जैसे तो हो गए फारिग. आई बात समझ में? क्योंकि हम तो मिनिमम डाउन पेमेंट करते थे, लीज अमाउंट हम निकाल लेते. उन्होंने एक तरह से क्या किया? क्रेडिट रेगुलेशंस को टाइट कर दिए. फायदा देखते हैं, अभी उसी पे आने लगे. जी अहमदुल्ला, फोन आ गया आपको. किसका? जमील अहमद का. ये कौन है? जमील अहमद का नहीं पता आपको? कौन है जमील अहमद? जमील स्वीट्स खाया आपने कभी? खाया जमील स्वीट्स? क्या उसका फेवरेट है आपका? रसमलाई. रसमलाई फेवरेट है जी. जमील अहमद बेवकूफ आदमी स्टेट बैंक का गवर्नर है. आपने खुद बोले. गवर्नर स्टेट बैंक का नाम क्या है पाकिस्तान में आजकल? जमील अहमद. जमील अहमद का आपको फोन आ गया अहमदुल्ला, एंड ही इज सेइंग कि आई एम वेरी वरीड, द इन्फ्लेशन इज टू मच. द इन्फ्लेशन इज टू मच. प्लीज हेल्प मी रिड्यूस इन्फ्लेशन. What should I do? Being the governor of Pakistan Central Bank, what tools does he have? He has interest rates in his hand, he has money supply in his hand, and he has credit regulations in his hand. अगर किसी तरह वो बंदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बैंक कोई भी एग्रीगेट डिमांड को अगर कम कर देता है, अगर वो किसी तरह एग्रीगेट डिमांड को कम कर देता है, तो क्या हुआ? प्राइसेस को क्या हुआ? प्राइस लेवल्स को इकोनॉमी में प्राइस लेवल्स कम हो गए. इन्फ्लेशन कम हो गई कि नहीं हो गई? एक ड्रॉबैक भी है, उस पर बाद में जाएंगे. क्या? जीडीपी भी गिर गया, लेकिन टू हेल विद दैट. अभी हमारी गोली मारे ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट. अभी हमारी प्रायोरिटी है सिर्फ एक, वी वांट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. ठीक है. आपको पता है एडी क्या होता है? कंपोनेंट्स क्या है एडी के? इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई और क्रेडिट रेगुलेशन. तीन टूल्स हैं जो आपके हाथ में. इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई. जी अहमदुल्ला, क्या करेंगी इंटरेस्ट रेट्स को आप कि एडी गिर जाए? इंटरेस्ट रेट्स को ये कह रही हैं ज्यादा कर दें. ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा कर देंगी तो कंजम्पशन को क्या होगा? कम. क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट रेट राइजेस, पूरा चेन ऑफ एनालिसिस है. आ जाए इधर, आ जाए. इंटरेस्ट रेट्स के साथ 3 सीन्स होंगे. इंटरेस्ट रेट जब मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? पहली चीज ये है कि कंजम्पशन की बात करते हैं, या चले पहले कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की कर लें. चेन ऑफ एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को क्या होगा? फिर बोरोइंग को क्या होगा?
फिर इन्वेस्टमेंट को क्या होगा, फिर एडी को क्या होगा। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लोन लेना आसान हो गया मुश्किल हो गया, अब्दुलरमान लोन लेना आसान हो गया मुश्किल हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मुश्किल हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है, तो बोरोइंग को क्या होगा, लोन ले लूं या ना लूं, लोन लेके नई फैक्ट्री में एक प्लांट और खोल लूं, नहीं, तो इन्वेस्टमेंट को क्या होगा, एडी को क्या होगा, गिर जाएगी, सी भी बोरोइंग के साथ ही, बिल्कुल, बोरोइंग गिर गई तो कंजम्पशन को क्या होगा मुल्क में, उससे अगेन एडी कम। एक और इसका लिंक है क्या, एक और लिंक क्या है कि रिटर्न ऑन सेविंग्स को क्या होगा, रिटर्न ऑन सेविंग्स बढ़ जाएगा, लोग सेविंग्स ज्यादा करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी तो एडी को क्या होगा, गिर जाएगी। तीसरा लिंक, जब हम एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे तो इस चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बात को समझे, इंटरेस्ट रेट्स एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज को इफेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं हॉट मनी फ्लोज। क्या कहते हैं, जितनी भी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, खास तौर पे मल्टीनेशनल्स, एमएनसीज जितनी भी हैं दुनिया में, ये अपने प्रॉफिट्स लेके बैठी रहती हैं पूरा साल, नहीं, डिविडेंड तो देना होता है इन्होंने साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो जो इनको प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं, जो रेवेन्यू आ रहा होता है, वो ये लेके बैठी नहीं रहती, वो इनको इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि इन्वेस्ट में पैसा डूब भी सकता है, ये अपने रेवेन्यूज को इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि हल्का फुल्का कर भी देती हैं, किसी के शेयर्स ले लिए, लेकिन ज्यादा उसके साथ रिस्क नहीं लेती। सेफेस्ट बेट इज सेविंग्स, सेफेस्ट बेट इज savings, and not just in the country in which they operate, in every country in which they operate। तो ये बड़ी इंस्टीट्यूशंस के पास ढेरों ढेर पैसा होता है, और ये बैठे होते हैं कि किस मुल्क में इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, तो जिस मुल्क में इंटरेस्ट रेट इनको ज्यादा लगता है, उधर थोड़े अरसे के लिए ये पैसा डाल देते हैं, फिर जब चाहिए होता है निकाल लेते हैं। खतरनाक नहीं होता, क्योंकि रिटर्न ऑन सेविंग्स, इसीलिए ये मनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। मुल्क, कौन सा मुल्क डिफॉल्ट करता है, इतने पागल तो नहीं है ना श्रीलंका में डालेंगे, वो भी ऐसे ही तो नहीं डिग्रियां करके आए हुए ब्राउन से और जॉन हॉपकिंस से और स्टैनफोर्ड से और येल से, समझ रहे बात को, डू वी अंडरस्टैंड दिस, ये बात समझ आई। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, हॉट मनी फ्लोज उस मुल्क में बढ़ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स क्या मैं कह सकता हूं, इंटरनेशनल सेविंग्स, इंटरनेशनल सेविंग्स उस मुल्क में बढ़ जाएंगी। इंटरनेशनल सेविंग्स जब बढ़ेंगी, डोंट वरी, हमने एक्सचेंज रेट पढ़ना है, आपको ये रट जाएगा, डिमांड ऑफ करेंसी, उस मुल्क की करेंसी की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। जब किसी भी मुल्क में उस करेंसी की डिमांड बढ़ती है, तो उसकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। जब कोई भी करेंसी अप्रिशिएट करती है, तो एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाती हैं। गोरे को अब हमारी चीजें, अगर हमारी करेंसी बढ़ गई तो गोरे को हमारी चीजें महंगी लगेंगी, हमें बाहर की चीजें, उससे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और इंपोर्ट्स को क्या होता है, ज्यादा। इससे क्या होता है आपका एडी, इससे आपके एग्रीगेट डिमांड को क्या होता है, इससे आपका एडी एक्स माइनस एम, एक्स गिर रहा है, माइनस एम, एम बढ़ रहा है, एडी को क्या होगा, गिर जाएगा। और इन दोनों सूरतों में एडी गिरने की वजह से इन्फ्लेशन को क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो ये चेन ऑफ एनालिसिस है जो आपको बनाना आना चाहिए, और बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। गेम समझ आइए, मेन सबसे आसान जो है वो ये चीज है, एटलीस्ट आपको ये तो समझाना आना चाहिए।
गेम समझ आई? वापस आते हैं। तो क्या करना है आइंदा, अगर आपने इन्फ्लेशन कम करनी है तो इंटरेस्ट रेट्स को आपने क्या करना है, बढ़ाना है। उससे क्या होगा, कंजम्पशन भी गिरेगी, इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी, एडी भी गिरेगा, एक्सपोर्ट्स भी गिरेंगी, इंपोर्ट्स ज्यादा होंगी, एडी गिरेगा, एडी गिरेगा तो प्राइस लेवल्स नीचे। मनी सप्लाई को आप क्या कहते हैं, क्या करें? हाँ, हॉट मनी फ्लोज इतना जरूरी नहीं है कि वो बाकी और चीजों से भी डिपेंड करता है। पाकिस्तान में आप इंटरेस्ट रेट 10 करोड़ % भी कर दें, कोई एक बंदा भी पैसा नहीं लगाएगा। ठीक है, मनी सप्लाई को क्या करूं, पैसा लोगों को सर्कुलेशन में ज्यादा दूं या कम दूं? एडी कम करना है, कम दे, कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट भी गिरेगी, इवन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिरेगा, एडी कम। और क्रेडिट रेगुलेशंस को क्या कर दूं, टाइट कर दूं, टाइट कर दूं। डज दिस मेक सेंस? ये जो आपने लगाई है इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? वो वही है ना, हॉट मनी फ्लोज, इंटरनेशनल सेविंग्स, बॉन्ड्स में इस तरह सेविंग अकाउंट थोड़ी खोलते हैं एचपीएल में आके। वापस आ जाए, ये आपने क्या किया अभी, आपने यूज किया क्या, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके अंदर क्या किया जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट रेगुलेशंस। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। बाकियों के लिए हो रही है स्क्रीन शेयर? रेस्ट ऑफ यू, कैन यू सी दिस शेयर्ड स्क्रीन? यस सर। आपका अपना पर्सनल वो इशू है, इंटरनेट को कुछ ठीक ठाक करें। अच्छा जी, इधर देखें। तो आइंदा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा, मनी सप्लाई कम, क्रेडिट रेगुलेशंस टाइट। और ये क्यों लगाई जाती है, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। कैसा, डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और क्योंकि आप लोग लेट आए हैं, बैठे रहे आराम से चुपचाप। आपने क्लास को लेट निकाला, कोई नहीं, आपने क्लास को लेट निकाले 10 मिनट। जी नहीं, हमारे चले मैं कह रहा हूं आप बैठे रहे। अगली चीज, यूजिंग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी to reduce inflation. Using, sorry, contractionary fiscal policy, fiscal policy जी सामने। नहीं नहीं, बस मेरी अभी क्लास 5 मिनट में खत्म है, फिर मैं निकलूंगा थोड़ी देर में, 10 मिनट में निकल जाऊंगा, बस 10 मिनट में निकल रहा हूँ। कौन कौन आ चुका है? ओके ओके ओके, बाय बाय। आप लोग शुरू करें, मैं आ रहा हूँ। चलें जी, फिर वही मसला आ गया। ताहा क्या मसला आ गया, मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, और इस दफा आप हैं मोहम्मद औरंगजेब की कॉल आ गई आपको। अब वो कौन है, क्या बात है, फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में क्या चलाता है, फाइनेंस चलाता है। और वो क्या है, ये फाइनेंस ही बेसिकली हमारा फिस्कल पॉलिसी है। इसका मतलब उसके हाथ में क्या है, दो कौन से टूल्स हैं उसके हाथ में, क्या बात है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और मसला वही है, महंगाई बहुत है। वो कह रहे क्या करूं ताहा भाई, आपको पता है कि अगर उसने किसी तरह एडी कम कर दिया, एडी कम कर दिया तो जीडीपी तो गिर जाएगा। खैर है जीडीपी गिरने की, प्राइस लेवल्स को क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। जी, टूल्स क्या है आपके हाथ में,
इससे ज्यादा कर दे एडी क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस क्या कर दे टैक्सेस को कि एडी गिर जाए। टैक्सेस आप कह रहे हैं ज्यादा कर दे, टैक्स ज्यादा होगा तो कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट भी कुछ हद तक कम, एडी कम, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर दे, नेट एक्सपोर्ट्स को छोड़ दें। क्या बात है, आप तो उस्ताद निकले, यहां से निकलें और सीधा जाएं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये उसको भी इतना ही पता है बस, नहीं नहीं उसको भी इतना ही पता है जितना आज आपको पता चल नहीं नहीं वो और है, ये तो ये टेक्नोक्रेट है बेसिकली, एचपीएल का सीईओ था पहले, उसको गोली मारो। ये समझ आ गई, आ जाए फिर। ये कौन सी पॉलिसी लगा दी आपने, ये लें, स्लो हो गए, और बताएं, बिल्कुल स्लो हो गए। ये मेनली इनकम टैक्सेस हो, इनकम और प्रॉफिट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी नेवर, अभी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे जब फिस्कल की फुल डिटेल में जाएंगे, अभी तो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना हम, वर्किंग पढ़ रहे हैं। हो गया था, हाँ वापस आ जाए। यस, क्या दो टूल्स हैं, क्या कर दें, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या करते हैं, टैक्सेस बढ़ा देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। ये लें जी, ये बात हमारी अधूरी रह गई, ये हमारा बेहतरीन तैयार हो रहा है। लेकिन हमें एक चीज पता चल गई, हमने दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसीज पढ़ ली कि जब इन्फ्लेशन हो तो मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करते हैं और फिस्कल पॉलिसी को क्या करते हैं। टूल्स याद होंगे और ये चेन ऑफ एनालिसिस अगर याद होगा, कोई मसला नहीं, ये सब हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलें कल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मैं स्लाइड को सेव कर लेता हूं।